बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़ इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की जानिब से जो हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा, इस प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त पर कितने रुकनी बेंच समाअत करेगा, बेंच में कौन कौन से जजेस शामिल होंगे और हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की इस हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर कौन सा वकील आर्गू करेगा। इसके अलावा हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, एक काजी फ़ैसल साहब से मुतल्लिक़ पीर के रोज़ उन्होंने एक अहम फ़ैसला सादिर फरमाना है। किस मामले पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फ़ैसला सुनाने जा रहे हैं, ये आपको बताएंगे। और साबिक़ चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब का एक फ़ैसला दूसरी मरतबा चैलेंज हुआ है, तो इस खबर की डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जो एक मुख्तार अहमद नामी शख्स की तरफ से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था और एक तहरीरी तौर पे दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को दी गई कि उन्हें इंफॉर्मेशन फ़राहम की जाए कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मुलाजमीन हैं, कितने 16 ग्रेड के हैं, 16 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक के कितने अफसरान हैं, उनकी पर्क्स क्या हैं, उनकी मराद क्या हैं, ख़वातीन कितनी हैं और स्पेशल जो लोग होते हैं यानी माजूर अफराद का जो कोटा होता है और जो ख्वाजा सिराहों का कोटा होता है, उसमें कितने लोग आपने भर्ती कर रखे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये डाटा मुख्तार अहमद नामी शख्स को नहीं दिया गया था, तो उन्होंने फिर इस मामले पे इंफॉर्मेशन कमीशन से रजू किया था। इंफॉर्मेशन कमीशन ने ये मालूमात फ़राहम करने का हुक्म दिया था, लेकिन कमीशन के इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक रिट पटिशन दायर की गई थी। उस रिट पटिशन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के हक़ में फ़ैसला सुना दिया था। तो मुख्तार अहमद ने ये हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और 27 सितंबर को चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल ने जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतहर मिनल्ला के साथ मुख्तार अहमद की इस अपील पर समाअत की थी और समाअत करने के बाद ये फ़ैसला महफूज कर लिया था। अब ताज़ी ये जो महफूज किया गया फ़ैसला है, जस्टिस काजी फ़ैसल साहब का जो बेंच है वो 16 अक्टूबर को सुनाने जा रहा है और उस रोज़ की जो समाअत है उसको सुनने के बाद जो हमने विटनेस किया, मतलब जो हमारा अंदाज़ा है वो ये है कि मुख्तार अहमद की दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उनकी अपील पे उनको कोई इन्फॉर्मेशन फ़राहम नहीं की जाएगी। अलबत्ता इस बात का इम्कान गालिब इम्कान मौजूद है कि पटिशनर से कहा जाएगा, मुख्तार अहमद से कहा जाएगा कि अगर आप ये मालूमात चाहिए तो आप 19A की दरख्वास्त दें, आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़राहम की जा सकती है, या फिर जो वो मालूमात मांग रहे हैं हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे शाया कर दिया जाए। तो एक तो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज़ सुनाने जा रही है इस मामले पे। इसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस उमरता बंदियाल साहब, जिन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर 3 रुकनी बेंच बनाया, जिसमें जस्टिस याजुल एहसन साहब थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे। इस बेंच ने 2-1 से के तनासब से नैब तरामीम जो थी उसको कलअदम करार दिया था और ब्यूरोक्रेट की हद तक उन तरामीम को बरकरार रखा था। लेकिन सियासतदानों के जो केसेस थे वो दोबारा से जो बंद हो चुके थे या मुतलका फ़ोरम पे भिजवा दिए गए थे एहतसाब अदालतों से लेके, उनको दोबारा से नैब में और नैब के एहतसाब अदालतों में रिवाज कर दिया था। अब इस फैसले के खिलाफ कल एक अपील अब्दुल जब्बार नामी शहरी ने दायर की। अब एक नई नज़र सानी अपील इस फैसले के खिलाफ दायर की गई है। बिशारत मिर्ज़ा नामी एक शख्स हैं जो कि साबिक़ डीजी हैं OGDCL के, उनकी तरफ से भी इस फैसले को नज़र सानी के ज़रिए चैलेंज किया गया है और वो भी वही कहते हैं कि जो एक मुसलमा असूल है, जो सुप्रीम कोर्ट के अपने अदालती पैरामीटर्स हैं कि किसी को अनहर्ड आप उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं दे सकते, तो हमें तो बग़ैर सुने नैब तरमीम को के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया गया और दरख्वास्त में किसी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की निशानदेही नहीं की गई थी और वो दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत काबिल समाअत भी नहीं थी। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट हमें इस केस में नज़र सानी में फ़रीक बनाए और जो नैब तरमीम थी उनको बहाल करे और नैब तरमीम के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिया जाए। तो ये 2 दरख्वास्तें बंदियाल साहब के इस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी हैं। अब आ जाते हैं जो नवाज़ शरीफ साहब से मुतल्लिक़, वैसे नवाज़ शरीफ साहब की ख़बर की डिटेल शेयर करने से पहले एक दोस्त हैं, उनका दूसरी मरतबा मैसेज आया, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, जो मेरा व्लॉग देखता है, मेरे लिए
हर बंदा वो काबिल एहतराम है जो मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देखता है, सुनता है। बाकी मेरी बातों से इत्तेफाक करे ना करे, लेकिन फिर भी मेरे लिए काबिल एहतराम है। अब एक दोस्त की जानिब से बार बार मैसेज आ रहा था कि इमरान वसीम साहब, आप इमरान खान को तो इमरान खान साहब कह के मुखातब करते हैं, लेकिन नवाज शरीफ के नाम के साथ आप साहब नहीं लगाते। तो मैंने उनको वैसे कमेंट बॉक्स में जवाब दे दिया था कि ये गैर इरादी तौर पे हो सकता है। इमरान खान के तो जो वोटर सपोर्टर हैं, बेशक मैं उनका नाम साहब लेके मुखातब करता हूँ, पुकारता हूँ, तब भी मुझे वो कोस रहे होते हैं। मुझे कोई अच्छे अल्फाज के साथ मेरे वीडियो लॉग पे वो कमेंट्स नहीं करते। लेकिन जो नवाज शरीफ का मामला था वो गैर इरादी तौर पे हो सकता है। अब कोशिश करूँगा कि नवाज शरीफ के नाम के साथ भी साहब लगाऊँ, लेकिन साबिक वज़ीर आज़म तो तकरीबन मैं हर मरतबा नवाज शरीफ को कह के मुखातिब करता हूँ। तो अगर ऐसी गलती मुझसे हुई है उसकी अब भी माज़रत चाहते हैं, और अगर आगे भी हो जाए उसके लिए आगे भी माज़रत चाहते हैं, लेकिन ये गैर इरादी तौर पे है। यानी एक आपकी ज़ुबान के ऊपर एक फ्लुएंसी बनी हुई है, ये उस तरीके से हो जाता है, उस वजह से हो जाता है। अब आते हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो हिफाजती ज़मानत की एप्लीकेशन है, जो अब 3 दिन के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर किए जाने का इम्कान है, उसमें बेंच कौन सा बनेगा और उस बेंच में कौन कौन से जज साहबान शामिल होंगे, सिंगल बेंच सुनेगा, डीबी सुनेगा, और वकील कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पैनामा केस में 28 जुलाई 2017 को नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़, हसन हुसैन के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, और उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नैब को शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, पर्टिकुलरली फोकस तो नवाज शरीफ साहब थे, कहा कि इनके ख़िलाफ़ आप रेफरेंस दायर करें। नैब की तरफ से 3 करप्शन के, मुबैना करप्शन के रेफरेंस दायर किए गए। एक एवन फील्ड का था जो मरकज़ निगाह था, दूसरा जो था, क्योंकि केस तो इमरान खान का यही था नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ के लंदन के फ्लैट ज़ाहिर नहीं किए, तो वो एक तो रेफरेंस वो बना, दूसरा अल अज़ीज़िया का रेफरेंस बना, और तीसरा रेफरेंस बनाया गया फ्लैगशिप के नाम से। तो उसमें पहले रेफरेंस में एहतसाब अदालत की तरफ से जुलाई 2018 में नवाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ साहबा को, कैप्टन सफदर साहब को जो है वो कन्विक्ट कर दिया गया। उसके बाद ये हुआ कि तीनों जो कन्विक्टेड थे उन्होंने एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। अब इसमें आपको याद होगा कि जो पहली अपील, मतलब जो अपील आई थी, उस पर जो समाअत करने वाला पहला बेंच था जिसने इस फैसले को सस्पेंड भी करना था और तमाम मुल्ज़मान को, नवाज शरीफ को, मरीम नवाज़ को और कैप्टन सफदर को ज़मानत पे की जो दरख्वास्त थी उस पर भी समाअत करनी थी। तो पहला जो बेंच बना था वो अतर मिनल्ला साहब उस बेंच को ऐड कर रहे थे, और उसके साथ जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे। तो उन्होंने सितंबर 2018 में नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ साहबा और कैप्टन सफदर को जो फैसला था एवन फील्ड का, उसको सस्पेंड किया और तीनों को बेल बाउंड के ऊपर रिहा करने का हुक्म दे दिया। इसके बाद ये हुआ कि जो एवन फील्ड के बाद जो अल अज़ीज़िया का रेफरेंस था, उसमें जो एहतसाब अदालत नंबर 2 थी जज अरशद मलिक साहब की, उसने इस केस में नवाज शरीफ साहब को कन्विक्ट किया और फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी कर दिया। इस केस में अल अज़ीज़िया रेफरेंस में फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने नवाज शरीफ की अक्टूबर 2019 में ज़मानत को एक्सेप्ट किया। अब इसमें आप फ़र्क देखें कि जब पहले ज़मानत हुई एवन फील्ड में, तो उसके बाद जो मेन जो केस था, मतलब अतर मिनल्ला साहब के 2 रुकनी बेंच के फैसले के बाद के नवाज शरीफ को रिहा कर दी जाए, मरीम नवाज़ साहबा को रिहा कर दी जाए, कैप्टन सफदर को रिहा कर दी जाए, उसके बाद जब मेन पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर हुई, तो उस पर जो बेंच बना वो अतर मिनल्ला साहब वाला नहीं था, वो आमिर फ़ारूक साहब उसको हेड कर रहे थे। उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे। जब मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब वाला बेंच एवन फील्ड केस की समाअत कर रहा था, इसी दौरान अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ कन्विक्ट हो जाते हैं। तो ये जो अपील है ये भी इसी बेंच के सामने उसी केस के साथ, एवन फील्ड केस के साथ क्लब कर दी गई। तो यही बेंच इस केस की भी समाअत करने लगा। इसी बेंच ने फिर नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया में ज़मानत को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये जो 4 साल के बाद, तकरीबन 4 साल के बाद, 1 आध 2 महीने कम हैं, जो नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हो रही है, तो इस पर अब चह मगोइयाँ हो रही हैं कि कौन सा बेंच समाअत करेगा, सिंगल रुकनी बेंच करेगा। वैसे तो जो हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से बात की, उसमें नाज़रीन जो हमें बताया गया, पहले तो वो आपके साथ शेयर कर लें, बाकी किसी की ख्वाहिश क्या है, किसी का अंदाज़ा क्या है। जो हमने सोर्सेज के साथ बात की, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पहले से पटिशनें जो पेंडिंग कर दी गई थी डिसमिस करके, एक टेक्निकल तरीके से 2 रुकनी बेंच आमिर फ़ारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी की तरफ से, कि फ़िलहाल तो इन दरख्वास्तों को, इन अपीलों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन जब नवाज शरीफ साहब वापस आएँ इन अपीलों को बहाल करवा लें। तो हमें यह बताया गया कि चूँकि वो जो मेन केस है वो तो डिसमिस हो चुका है,
ये जो प्रोटेक्टिव बेल नवाज शरीफ ने हासिल करनी है कि वो अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, अदालत के सामने अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ना चाहते हैं, तो मुझे ज़मानत दी जाए, ये उस जुरिस्डिक्शन में नहीं, उस केस में नहीं, अलग से एक प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त दायर की जाएगी। अच्छा, इस पर मैंने पूछा कि जनाब कितने रुकनी बेंच पे समाअत करेगा, तो उस पर जो मुझे ज़रा ने बताया कि नैब के केसेस में मोस्टली जो बेंच होता है वो 2 रुकनी होता है और सिंगल बेंच भी समाअत कर सकता है। हवाला दिया कि परवेज़ इलाही साहब का जो लाहौर का केस था नैब का, उसमें जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब सिंगल रुकनी बेंच था, उन्होंने परवेज़ इलाही की ज़मानत को एक्सेप्ट कर रहे हैं नैब केस में, लेकिन अमूमी तौर पे इसमें 2 रुकनी बेंच ही बैठ के समाअत करता है। तो मैंने जब हमारे ज़राए ने बताया कि 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करनी है, तो स्पेशल बेंच तो ज़रूरी नहीं कि जो पहले बेंच था आमिर फ़ारूक साहब वाला या आमिर फ़ारूक और मोहसिन अख्तर कियानी वाला वही बेंच समाअत करे, क्योंकि वो मेन केस तो अभी बहाल कराने के लिए जो अपीलें हैं वो रिवाइव कराने के लिए वो तो अभी दरख्वास्त नहीं दी गई, अभी तो बेल की एप्लीकेशन है। तो मैंने सुप्रीम अपना हाई कोर्ट की वेबसाइट से जो मैंने डीबी के बेंचेस निकाले, तो वो 3 बेंच निकले जिनमें नवाज शरीफ के बेल एप्लीकेशन जो है वो समाअत के लिए फ़िक्स हो सकती है। उसमें जो पहला बेंच है नाज़रीन, वो है चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, यानी 2 रुकनी बेंच है जो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब का है। दूसरा नाज़रीन जो बेंच है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार इजाज़ इसाक साहब पर मुश्तमिल है, ये भी 2 रुकनी बेंच है। और जो तीसरी डीबी है वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ साहब पर मुश्तमिल है। तो ये 3 रुकनी बेंच है, 3 डीबीज़ हैं, यानी 2 रुकनी बेंच जो हैं, जो कि 3 हैं, एक आमिर फ़ारूक साहब उसको हेड कर रहे हैं, एक मोहसिन अख्तर कियानी और एक मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब। तो इन बेंचों की कंपोजिशन को देख के लगता ही है कि फिर वो जो अपील है, क्योंकि आमिर फ़ारूक साहब उस अपील को हेड कर रहे थे नवाज शरीफ मरीम नवाज़ की, तो ये अपील आमिर फ़ारूक साहब भी इसको सुनेंगे। आमिर फ़ारूक साहब की डीबी में ये जो है वो इसको सुना जाएगा और उस बेल एप्लीकेशन प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला होगा। लेकिन अगर सिंगल बेंच ने सुना तो तब भी इम्कान है कि आमिर फ़ारूक साहब भी इस ज़मानत की दरख्वास्त पे समाअत करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन अब आ जाते हैं कि नवाज शरीफ का इस केस में वकील कौन होगा। तो आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के 3 वकील थे। पहले सलमान अकरम राजा साहब थे, उनको चेंज करके मखदूम अली ख़ान को लाया गया। और जब ये मामला जीआईटी बनी थी और जीआईटी ने इन्वेस्टिगेशन की, तो जीआईटी की रिपोर्ट के बाद इस केस में ख्वाजा हारिस साहब को लाया गया था। अच्छा, जब ये मामला फिर ट्रायल कोर्ट में गया तो ट्रायल कोर्ट में ख्वाजा हारिस साहब पहले वकील थे और फिर जब ट्रायल कोर्ट में नवाज शरीफ को कन्विक्शन हुई तो ख्वाजा हारिस साहब ने हाई कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन हाई कोर्ट में फिर एक स्टेज पे जाके ख्वाजा हारिस साहब इस केस को छोड़ गए थे। तो फिर जो अपने अमजद परवेज़ साहब थे, उन्होंने नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की वकालत की, लेकिन उसके बाद फिर इस केस में जो है वो इरफान कादिर साहब आ गए थे। इरफान कादिर साहब ने तो फौरी तौर पर आके ये किया था कि दबंग तरीके से दबंग फ़ैसला लेते हुए एक एप्लीकेशन दायर की 265 की कि इसमें तो ये तो केस ऑफ नो एविडेंस है, इसमें तो ना मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कोई सबूत है एवनफील्ड के फ्लैट्स के हवाले से, ना नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ है, ना कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ है, तो इनको तो बरी होना चाहिए इसी बिना पे कि दिस इज़ अ केस ऑफ नो एविडेंस। तो उसमें फिर नवाज शरीफ के पटिशन तो फिर खारिज कर दी गई थी, लेकिन मरीम नवाज़ और जो कैप्टन सफदर थे उनको जो है वो रिहा कर दिया गया था। तो फिर अब सिर्फ नवाज शरीफ की अपील बची है और इसमें इरफान कादिर साहब नहीं आएंगे। मेरी उनके साथ बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे इस केस के लिए एंगेज नहीं किया गया, लेकिन वो ये कहते हैं कि जो फ़ैसला मरीम नवाज़ के और कैप्टन सफदर के हक़ में आ चुका है, उसके बाद इस केस से नवाज शरीफ का बरी होना, नैब केस से, एवनफील्ड केस से या लजीजिया केस से भी नवाज शरीफ का बरी होना, अब ये सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। लेकिन वकील के हवाले से जो मैंने कुछ नून लीग के ज़राए से जो पता किया, वो अमजद परवेज़ साहब भी इस केस को नवाज शरीफ को जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यहाँ प्रोटेक्टिव बेल में भी रिप्रेजेंट करेंगे। और जब उस केस की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड की अपीलों को रिवाइव करने के लिए, बहाल करने के लिए दरख्वास्त दी जाएगी, उसमें भी अमजद परवेज़ साहब जो हैं इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये नाज़रीन हमारी ख़बरों की डिटेल। और जाते जाते एक और चीज़, हमारे निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी साहब, जिनका काफ़िला इस्लामाबाद से जो है वो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में इस काफ़िले को एक हादसा हुआ। उस हादसे के नतीजे में 2 जो स्क्वाड में थे मतलब लोग वो ज़ख्मी हुए हैं और जो पीएसओ हैं अपना वज़ीर दाखिला साहब के, सरफराज बुगटी साहब के,
वो भी ज़ख्मी हुए हैं। और एक डंपर जो है, जो ट्रक डंपर होता है, वो अचानक से स्क्वाड के आगे आ गया और फिर ये हादसा पेश आया। मैंने तस्वीरें भी देखी हैं, लेकिन आपके साथ वो तस्वीरें दिखाना मुनासिब नहीं। लेकिन नाज़रीन, इस अपने प्लेटफार्म के तवज्जुह से मैं काफ़ी अरसे से नोट कर रहा हूँ कि जो हमारे ट्रैफिक के लॉज़ हैं, उस पर बड़ा स्ट्रिक्टली अमल दरामद की कराने की ज़रूरत है। अभी आप देखें कि मोटरवे के ऊपर जो जो जुर्माने हैं, उनकी शरह को बढ़ाया गया है, लेकिन उन शरह को बढ़ाने के साथ साथ और भी कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे जो मैं एक चीज़ बात रोज़ विटनेस करता हूँ कि जो एक जहाँ आपने ओवरटेकिंग करनी होती है, जो फास्ट लेन होती है, उस फास्ट लेन में शहर में भी देखा है हमने, इस्लामाबाद में, और मोटर पे भी देखा है कि फास्ट लेन पर जिसको आपने टेक करने के लिए इस्तेमाल करना है, वहाँ पे गाड़ियों में लोग जो है वो जा रहे होते हैं और उसमें मोबाइल सुन रहे होते हैं, या फिर मोबाइल के जो है वो कुछ टाइप कर रहे होते हैं, मोबाइल पे कुछ देख रहे होते हैं। तो जो स्पीड लिमिट होती है, उस स्पीड लिमिट से बहुत कम, यानी अगर इस्लामाबाद की बात करें तो किसी जगह पे 80 की स्पीड लिमिट है, तो 50 में वो फास्ट लेन पे जा रहे होंगे और पीछे गाड़ियों वाले हार्न देते रहें। उन्होंने अपनी गाड़ी को नीचे दूसरी लेन पे नहीं लेके आना। तो अमेरिका में एक बार जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे मेरे जो दोस्त थे अपने मुमताज़ साहब, उनके साथ मुझे मतलब बैठने का, उनके साथ गाड़ी में बैठने का इत्तेफाक हुआ। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है, आपने उस स्पीड लिमिट के ऊपर ही गाड़ी ड्राइव करनी है। मतलब जो स्पीड लिमिट है, उससे अगर आप एक्सीड करेंगे तो आपको जुर्माना हो जाएगा। अगर आपने उससे कम भी, मतलब अगर 40 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, आप 60 की बजाय आप 50 पे चला रहे हैं, आप 40 पे चला रहे हैं, तब भी आपको जुर्माना होगा। तो मैंने पूछा इसकी क्या वजह? उसने कहा इसकी वजह ये है कि जब आप 60 की स्पीड को फॉलो नहीं करेंगे, तो पीछे जो 60 की स्पीड को फॉलो करते आ रहे हैं, आप उनके रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं, आप उनको रोक रहे हैं, आप उनको भी खुद भी वायलेशन कर रहे हैं और उनकी भी वायलेशन करवाना चाहते हैं। तो जो स्पीड लिमिट से ज़्यादा जाए, उस पर भी जुर्माना होना चाहिए। इस बात को ट्रैफिक कवानीन में शामिल किया जाए कि सिर्फ एक्सीड करने पे नहीं, जहाँ पे स्पीड लिमिट है उससे आप अगर कम जा रहे हैं तो तब भी जुर्माना जो है वो इम्पोज होना चाहिए। ये क्योंकि हम रोज़ विटनेस करते हैं, सिर्फ मैं शिकार नहीं होता, बहुत लोग शिकार होते हैं। और बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि आप अगर रास्ता भी मांग रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं, तो वो सुनी अनसुनी कर देते हैं और मगन हैं अपने मोबाइल फ़ोन को देखने में, अपने मोबाइल फ़ोन को सुनने में। भाई आपने आहिस्ता जाना है, आपने मोबाइल फ़ोन सुनना है, आपने मोबाइल के साथ ड्राइव करते हुए खेलना है, तो भाई साइड पे आ जाओ, फास्ट लेन को खाली कर दो। जो आगे जाना चाहता है, जिसको कोई और काम हो सकता है, कोई इमरजेंसी हो सकती है, आपने उसका रास्ता भी रोक रखा है और अपनी मस्ती में जा रहे हैं। तो इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में स्ट्रिक्टली एक्शन होना चाहिए। अगर आप स्पीड लिमिट के अंदर नहीं जा रहे, ऊपर है नीचे है, दोनों सूरतों में जुर्माना होना चाहिए। तो ये नाज़रीन, हमारा वीडियो लॉग आपसे इजाज़त चाहेंगे। और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत के मैच में जो पाकिस्तान की टीम की आज परफॉर्मेंस थी, उससे ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो मायूस होंगे। और मायूस क्यों ना हो, पाकिस्तान की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस, उसके लेवल से, उससे जो एक्सपेक्टेशन थी, उसके बिल्कुल तवक्कुआत के मुताबिक नहीं थी। लेकिन बहरहाल उम्मीद करते हैं कि अगले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इजाज़त चाहते हैं।